हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, सहायक आचार्य और झारखंड में होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण पुस्तक झारखंड परीक्षा योद्धा, जो डीएसपी की पाठशाला के संचालक विकास चंद्र श्रीवास्तव डीएसपी सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है, जिसके लेखक वैद्यनाथ उपाध्याय झारखंडी सर हैं। इसमें हम लोग व्याख्या सहित सभी झारखंड भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग झारखंड का भौतिक स्वरूप एवं ऊंचावच टॉपिक से प्रश्न उत्तर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कितने भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 4, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। झारखंड को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है पाट क्षेत्र, दूसरा रांची हजारीबाग पठार, तीसरा है राजमहल ट्रैप और चौथा है चाईबासा का मैदान। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। तो इसका आंसर है पारसनाथ शिखर। यह जो है झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और यह देखिए विभिन्न एग्जाम में पूछा गया। कक्षपाल मेंस 2016 में, पीजीटी 2017 में, एसआईपीटी 2017 में, एसआई मेंस 2017 में। तो ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल गिरिडीह जिला में स्थित है। पारसनाथ शिखर जो है गिरिडीह जिला में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1365 मीटर है। पारसनाथ पहाड़ी का नामकरण 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है, जिन्हें यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। संथाल जनजाति के लोग पारसनाथ पहाड़ी को मरांग बुरु महान पर्वत सर्वोच्च देवता कहते हैं। वे वैशाख में पूर्णिमा दिवस पर एक शिकार त्यौहार मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 4480 फुट लिया जाता है। एग्जैक्टली जो है 4478 फुट है, लेकिन 4480 फुट रहेगा तो भी आप टिक कर सकते हैं। और मीटर में 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। समुद्र तल से पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है 1365 मीटर या 4478 या 4480 फीट है। यह अवशिष्ट पर्वत का अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। तो इसका आंसर है 1365 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तल से ऊपर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। तो इसका जो है, इसमें जो आप लोग पहले व्याख्या देखे हैं उसको ही आप लोग टिक कीजिएगा। इसमें जो है एग्जैक्टली आंसर नहीं दिया गया था, तो इसमें जो है स्टार लगा हुआ है, यानी ये जो है विवादास्पद क्वेश्चन था। तो आप लोग पहले जो व्याख्या देखे वही सही है, यानी 1365 मीटर में रहेगा। तो और अगर फीट में रहेगा तो 4480 फीट या 4478 फीट को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले का हिस्सा है। तो यह जो है गिरिडीह जिले का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में स्थित है। यह बाह्य पठार गिरिडीह पठार का हिस्सा है। समेत शिखर के रूप में चर्चित इस पहाड़ी पर जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति यहीं की। यहीं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। यहाँ जैनियों के दोनों संप्रदाय में श्वेतांबर एवं दिगंबर के मंदिर बने हुए हैं। यह स्थान मधुबन के नाम से भी विख्यात है। पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण आर्कियन युग की चट्टानों से हुआ है। यह ब्राकर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र के पशु निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है पारसनाथ पहाड़ में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हिमालय क्षेत्र के पशु झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है। तो इसका जो आंसर है गिरिडीह पठार का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सी प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है। तो पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, कोडरमा गिरिडीह पठार पर, इसका जो है एक्सप्लेन है। कोडरमा गिरिडीह पठार पर हजारीबाग पठार से पूर्व में कटक के रूप में निकलती पहाड़ियों की श्रृंखला है।
इसी श्रृंखला में पारसनाथ की पहाड़ी है जो झारखंड के पठार के शिखर है। यह पठार NH-19 पूर्व में जो है NH-2 था तथा डुमरी गिरिडीह मार्ग के बीच में मधुबन के पास स्थित है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर है जुरासिक युग में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राजमहल की पहाड़ियाँ उत्तर में साहिबगंज से दक्षिण में बंगाल सीमा तक 3000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा भूभाग पर फैली है। इसका निर्माण गोंडवाना चट्टानों के निर्माण के बाद जुरासिक युग में हुआ। राजमहल की पहाड़ियाँ बेसाल्ट डोलेराइट चट्टानों के परतों से बनी है जिनके बीच में सफ़ेद एवं भूरे सेल, कार्बनिक सेल, सफ़ेद एवं भूरे बलुआ पत्थर तथा क्वार्टजाइट हैं। नेक्स्ट है राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजमहल की पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण में समानांतर पहाड़ियों के रूप में फैली है जिनके बीच मिराल एवं गुमानी नदी घाटियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रांची पठार प्लेटो छोटा नागपुर पठार यानी प्लेटो के किस हिस्से में स्थित है? तो इसका आंसर है दक्षिण में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रांची पठार छोटा नागपुर पठार के दक्षिण भाग में स्थित है। यह छोटा नागपुर पठार का सबसे बड़ा हिस्सा है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। यह उत्थित संप्राय मैदान का उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर रांची के पठार की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है 2500 से 3600 फीट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी छोटा नागपुर पठार रांची औद्योगिक बस्तियों में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही होगा, पीछे आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य मुख्य तौर पर डैश पर स्थित है? तो ये छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब इसका एक्सप्लेन देखते हैं। झारखंड मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का 47.8% है। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। यह प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। इसकी चट्टानें क्रिस्टलीय एवं कायांतरित है। इसकी रचना लावा चट्टानों से हुई है। इसके वर्तमान धरातल का निर्माण ग्रेनाइट एवं निस चट्टानों से हुआ है। यह एक संप्राय भूमि है। इसे खनिजों का गोदाम के घर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, पश्चिमी या उत्तर रांची की पठार को स्थानीय स्तर पर डैश के नाम से जाना जाता है? तो पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। पश्चिमी या उत्तर रांची की पठार को स्थानीय स्तर पर पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। यह क्षेत्र बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ इसी पाट क्षेत्र में स्थित है। इसकी महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ जो है सानू और सरयू पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो इसका आंसर है छोटा नागपुर पठार का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पूर्वी सिंहभूम जिला जो है छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। दलमा की सीमा पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है जो उत्तर की ओर घने जंगल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर का पठार जो है एक महाद्वीपीय पठार है। दामोदर द्रोणी निम्नलिखित में से किसके बीच द्रोण बनाती है? तो इसका आंसर है रांची और हजारीबाग का पठार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से अलग दामोदर बेसिन यानी दामोदर द्रोणी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर दो प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया जाता है। तो किन दो विभाजनों में विभाजित किया जाता है? तो केंद्रीय पठार और निचले पठार, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेन देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर दो प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया जाता है, केंद्रीय पठार और निचले पठार। अर्थात घने जंगलों से घिरा गिरिडीह जिला केंद्रीय और निचले पठार पर स्थित है। गिरिडीह का पश्चिमी हिस्सा केंद्रीय पठार पर स्थित है। निचले पठार में 1300 फीट की ऊंचाई 1300 फीट की औसत ऊंचाई के साथ सतह को अपनाने वाली सतह भी शामिल है। निचले पठार का उत्तरी भाग मुख्य रूप से टेबल भूमि के लिए जाना जाता है। अब जो है हम लोग टॉपिक झारखंड की भूगर्भिक संरचना से संबंधित देखते हैं। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो इसका आंसर है धारवाड़ युगीन चट्टान। धारवाड़ युगीन जो है खनिज, ये जो है धात्विक खनिज का भंडार है। ये चट्टान कौन सा? तो धारवाड़ युगीन चट्टान। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। धारवाड़
युगीन चट्टानों को धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है। झारखंड में इस क्रम को कोल्हान श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की चट्टानें मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में पाई जाती है। धारवाड़ क्रम में धात्विक खनिजों का जमाव बड़े पैमाने पर हुआ है। इन खनिजों में लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैंगनीज, चांदी, टीन आदि प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड में दक्कन या दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है? तो इसका आंसर है छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। छोटा नागपुर की पथरीली परतों के भूवैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि इसमें अति प्राचीन गोंडवाना महाद्वीप की चट्टानें हैं, यानी इस पठार का विकास बहुत ही पुराना है। यह दक्कन पठार का पूर्वोत्तरी खंड था, जो दक्कन तख्ते के साथ साथ गोंडवाना के खंडित होने पर आज से लगभग 12 करोड़ साल पहले अलग होकर 5 करोड़ वर्षों तक उत्तर दिशा में प्रवाहित होते रहा और फिर यूरेशिया से जा टकराया। झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग है तो क्या है? छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार 3 छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है, जिनमें रांची का पठार, हजारीबाग का पठार तथा कोडरमा का पठार है। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें शामिल है झारखंड का अधिकतर हिस्सा एवं पश्चिम बंगाल, बिहार एवं छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। इसके पूर्व में गंगा का मैदान और दक्षिण में महानदी है। छोटा नागपुर का कुल क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। छोटा नागपुर का पठार डैश चट्टानों से बना है, तो इसका आंसर है प्री कैम्ब्रियन चट्टान से बना है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। छोटा नागपुर का पठार जो है प्री कैम्ब्रियन चट्टानों लगभग 540 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी चट्टानें हैं। इससे बना है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी है। झारखंड की जलवायु से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है तो कितना है? 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य है। झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। यहाँ औसत 140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, इसे याद रखिएगा। अतः यह क्षेत्र मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है। नेतरहाट का पठार झारखंड में सर्वाधिक वर्षा 180 सेंटीमीटर से अधिक वाला स्थान है, जबकि चाईबासा का मैदानी भाग सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है हजारीबाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? तो इसका आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है झारखंड में वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है। यहाँ मानसून की दोनों शाखाओं यथा बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा अरब सागर की शाखा द्वारा वर्षा होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। झारखंड के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा अरब सागर की शाखा दोनों द्वारा वर्षा होती है, जबकि पूर्वी भाग में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा होती है। झारखंड में दक्षिण से उत्तर की ओर तथा पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। साथ ही ऊंचाई वाले स्थानों पर निम्न स्थानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसून लौटते समय के महीने में झारखंड में वर्षा करता है, तो किस महीने में? तो ये जो है सितंबर से नवंबर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मानसून के लौटने की क्रिया को निवर्तन कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, अर्थात 22 जून से सूर्य विषुवत रेखा की ओर लौटने लगता है। 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में गर्मियों के मौसम में स्थापित अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ भी दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है। ITCZ के दक्षिणी की तरफ खिसकने के साथ ही मानसून भी दक्षिणी की तरफ खिसकने लगता है। मानसून का निवर्तन भारत में 1 सितंबर से प्रारंभ होता है और 15 अक्टूबर आते आते मानसून समस्त भारतीय उपमहाद्वीप से लौट चुका होता है। मानसून लौटते समय सितंबर से नवंबर के महीने में झारखंड में वर्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका व्याख्या देखते हैं। झारखंड उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत के जलवायु के नक्शे में झारखंड क्षेत्र को अधिक वर्षा और पर्याप्त
आर्द्रता का क्षेत्र माना जाता है। कर्क रेखा जो महाद्वीपीय भारत को उष्णकटिबंधीय भारत से अलग करती है, झारखंड के उत्तरी भाग से ही गुजरती है। इस प्रकार संपूर्ण पठारी भूभाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन ऊंचे पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जलवायु की स्थिति भिन्न हो जाती है। इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हुए भी यहाँ की जलवायु में पर्याप्त आर्द्रता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय अवस्थिति और मानसूनी हवाओं के कारण झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय और मानसूनी प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय मानसून। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड की वार्षिक औसत तापमान कितना है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस है। पाट क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से भी कम मिलता है, जबकि संथाल परगना के पूर्वी भाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू तथा चतरा के उत्तरी भागों में औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। अन्य क्षेत्रों का औसत वार्षिक तापमान जो है 23 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मित्रों, जिनको मेरा वीडियो स्पीड लगे वे स्लो करके देख लीजिएगा, जिनको स्लो लगे वे स्पीड को बढ़ा करके देख लीजिएगा, और वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, क्योंकि कम्प्लीटली देखने के बाद ही आपको जो है सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और यह जो है आपको एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 2 से 3 वीडियो में इसको मैं कंप्लीट करूँगा। ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 में भी देखेंगे और पार्ट 3 में कंप्लीट कर लेंगे। पार्ट 2 या पार्ट 3 में जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोग जो है, जो लोग भी JSSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि DSP की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2 का प्रैक्टिस करा दिया गया है, और DSP की पाठशाला बुक का जो है कंटेंट का भी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। साथ ही शिवांगन पब्लिकेशन से छपी पुस्तक और स्पर्धा प्रकाशन से छपी पुस्तक, उड़ान पब्लिकेशन से छपी पुस्तक जो प्रैक्टिस सेट के रूप में है, उन सभी, तो आप सभी जो है प्लेलिस्ट को चेक करके सभी वीडियो को देख लीजिएगा। और समय भी बहुत कम बचा है, तो अपनी तैयारी को जो है धारदार बनाने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करके जो है पर डे जो है आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। 2 से 3 प्रैक्टिस सेट या मिनिमम जो है 2 प्रैक्टिस सेट तो आपको लगाना ही चाहिए। और एग्ज़ाम के लिए जो है आप लोग पॉजिटिविटी रहने दीजिए, नेगेटिविटी को आने नहीं दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट को। झारखंड की वार्षिक औसत वर्षा क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1400 mm, यानी 140 सेंटीमीटर जो है इसको कह सकते हैं। 140 सेंटीमीटर झारखंड की वार्षिक औसत वर्षा है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। झारखंड मानसूनी वर्षा का प्रदेश है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर होती है, लेकिन अधिकांश भाग 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं। वर्षा का 80% से अधिक भाग जून से सितंबर माह के मध्य प्राप्त होता है। बंगाल की खाड़ी की शाखा राज्य में वर्षा का मुख्य स्रोत है। यद्यपि पाट क्षेत्र, पाट प्रदेश एवं दक्षिण पूर्वी भाग में कुछ वर्षा अरब सागर की शाखा से भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? तो इसका आंसर है नेतरहाट जो है झारखंड की सबसे ठंडी जगह है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। झारखंड की सबसे ठंडी जगह नेतरहाट है। झारखंड का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र भी नेतरहाट है। यहाँ जो है 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका और छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण? तो इसका आंसर है मानव जनित गतिविधियाँ, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ये सभी जो है झारखंड में जलवायु परिवर्तन के कारण देखे जाते हैं। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। झारखंड में देखा गया जलवायु परिवर्तन मानव जनित कारकों, ऊर्जा क्षेत्र और ग्रीन हाउस उत्सर्जन अन्य कारकों के कारण भी होता है। मानव जनित कारक प्रजातियों की गिरावट, संकट और विलुप्त होने के प्राथमिक नियतात्मक कारणों का गठन करते हैं। भूमि विकास, अत्यधिक दोहन, प्रजातियों का स्थानांतरण और परिचय एवं प्रदूषण। झारखंड राज्य में ताप विद्युत संयंत्र अधिकांशतः कोयले पर चलते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई? तो इसका आंसर है 30 जून 2008 को। झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना जो है 30 जून 2008 को जारी की गई। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो इसका आंसर है नेतरहाट पठार के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
झारखंड के नेतरहाट पठार में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमाओं का हिस्सा शेयर करता है? तो इसका आंसर है पूर्वी सिंहभूम का जिला। ऑप्शन नंबर पूर्वी सिंहभूम जिला जो है पूर्वी सिंहभूम जिला की सीमाएं जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य को स्पर्श करती है। अगला हम लोग देखते हैं टॉपिक झारखंड की नदियां से संबंधित क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, झारखंड में कितनी मुख्य नदियां बहती हैं? तो इसका आंसर है झारखंड में जो है 8 मुख्य नदियां बहती है। वो कौन कौन से हैं? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी, अजय नदी, मयूराक्षी नदी तथा गंगा नदी प्रमुख हैं। मयूराक्षी नदी डैश से प्रवाहित होती है, तो मयूराक्षी नदी जो है त्रिकुट पहाड़ी से होकर के प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ यानी देवघर से, यह जो है त्रिकुट पहाड़ कहाँ है? देवघर में है। देवघर से प्रवाहित होती है। इसका मुहाना हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल में है। मयूराक्षी की सहायक नदियाँ धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना हैं। इस नदी की कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। यह नदी झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। इसके तट पर हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। इसका अफवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर एवं गोड्डा है। मयूराक्षी नदी का उपनाम जो है मोर नदी या मोतिहारी है। झारखंड का सबसे लंबा पुल दुमका में मयूराक्षी नदी पर स्थित है। 2340 मीटर लंबे इस पुल के निर्माण में 198.11 करोड़ रुपए की लागत आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है त्रिकुट पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मयूराक्षी का मतलब होता है मोर नेत्र होता है। इस नदी के साफ जल में सूर्य की किरणें पड़ने पर इसके जल के क्रिस्टल मोर की आँख की रंगों की तरह चमकते हैं। इसी आधार पर इसका नामकरण मयूराक्षी किया गया है। यह नदी देवघर जिले के उत्तरी पूर्वी छोर पर स्थित त्रिकुट पहाड़ी से उद्भूत होती है, यानी उद्गमित होती है कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है तो कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार जो है स्वर्णरेखा नदी की उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल रांची जिले से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नाम की जगह छोटा नागपुर पठार से होती है। इसकी सहायक नदियां कांची, खरकई, झुमार, रारू तथा संजय है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है रांची, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां है। यह झारखंड पश्चिम एवं उड़ीसा राज्य से होकर प्रवाहित होती है। स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर बहती है जाती है? तो इसका आंसर है पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है स्वर्णरेखा नदी को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्वर्णरेखा नदी की रेत में सोने का अंश पाया जाता है, जिसके कारण इसे सोने की नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 395 किलोमीटर। स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई 395 किलोमीटर है। झारखंड में 269 किलोमीटर है यह। इस नदी की एक विशेषता यह है कि उद्गम स्थान से लेकर सागर में मिलने तक यह किसी की सहायक नदी नहीं बनती। यह स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका आंसर है पिस्का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल रांची के पश्चिम में स्थित पिस्का नगरी का क्षेत्र है। स्वर्णरेखा एवं इसकी सहायक नदियां हुंड्रू, दशम, जोन्हा, जिसे गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं, का निर्माण करती है। इस नदी पर स्वर्णरेखा परियोजना भी चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है? तो इसका आंसर है स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। झारखंड में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, मयूराक्षी, शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल एवं अजय नदी है। वैगई एवं अमरावती नदी तमिलनाडु राज्य से होकर बहने वाली नदी है, जबकि सतलुज हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब से होकर बहती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है? तो इसका आंसर है छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है, जिसके कारण छोटा नागपुर पठार को स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? तो इसका आंसर है स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12,
झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? तो इसका आंसर है रेडियोधर्मी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं डैश नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है दक्षिणी कोयल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्वर्णरेखा एवं दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल जो है नगड़ी, रांची, छोटा नागपुर, पठार में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी झारखंड राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो कदवा नदी जो है, कादवा नदी, ये झारखंड से होकर नहीं प्रवाहित होती है। बाकी उत्तरी कोयल, बराकर, स्वर्णरेखा ये सभी झारखंड की नदियां हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। उत्तरी कोयल, बराकर और स्वर्णरेखा नदी झारखंड से होकर प्रवाहित होती है, जबकि कादवा नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, अमानत नदी किसमें गिरती है? तो इसका आंसर है उत्तरी कोयल नदी में जो है अमानत नदी जाके मिलती है। अमानत नदी का उद्गम स्थल चतरा जिले से होती है तथा इसका अपवास क्षेत्र चतरा, लातेहार एवं पलामू जिला है। अमानत नदी का मुहाना उत्तरी कोयल नदी है। अमानत नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर है हजारीबाग, पठार से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अमानत नदी का उद्गम जो है हजारीबाग, पठार, चतरा जिले से होती है। यह उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरकई नदी डैश में गिरती है? तो इसका आंसर है खरकई नदी जो है स्वर्णरेखा नदी में गिरती है। खरकई नदी का उद्गम स्थल सिमलीपाल, उड़ीसा है। यह स्वर्णरेखा की एक प्रमुख सहायक नदी है। खरकई नदी के किनारे स्थित पहाड़ों में लौह अयस्क का खनन किया जाता है, जिसका उपयोग जमशेदपुर स्थित इस्पात संयंत्र में किया जाता है। झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्न में से कौन सी दो नदियां का संगम होता है? तो इसका आंसर है खरकई और स्वर्णरेखा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खरकई नदी डैश से निकलती है? तो इसका आंसर है खरकई नदी जो है सिमलीपाल से होकर निकलती है। तोरलो, लिगारा और संजय इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से सोन नदी को झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक है, कहाँ से उत्पन्न होती है? तो इसका जो आंसर है यह अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सोन नदी का उद्गम स्थल जो है मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां उत्तरी कोयल है। यह नदी झारखंड के दो जिले पलामू और गढ़वा से होकर बहती है। सोन नदी का उद्गम स्थल सोनभद्र और हिरण्यवा है। नेक्स्ट देखते हैं, सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिलों के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है? तो इसका आंसर है अमरकंटक से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है? तो फल्गु नदी जो है झारखंड की मुख्य नदी नहीं है, यह जो है बिहार की नदी है। और बाकी सभी जो है ए बी सी ऑप्शन में जो है ये सभी आपका झारखंड की नदियां हैं। दामोदर, दक्षिणी कोयल और बराकर झारखंड की मुख्य नदी हैं, जबकि फल्गु नदी बिहार की मुख्य नदी है। यद्यपि इसका उद्गम झारखंड के पलामू जिले से होती है। फल्गु नदी पौराणिक दृष्टिकोण से जो है काफ़ी पवित्र माना जाता है। इस नदी का वर्णन वायु पुराण में भगवान विष्णु के छवि दर्शन का उल्लेख किया गया है। यह नदी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मृत आत्मा की शांति के लिए बिहार के गया जिले में पिंडदान या दुग्ध अर्पण के लिए महत्वपूर्ण एवं धार्मिक माना जाता है। यह निरंजना के नाम से भी बिहार में प्रसिद्ध है। फल्गु नदी का दूसरा नाम क्या है? निरंजना नदी, याद रखेंगे। इनमें से कौन सी नदी पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? तो इसका आंसर है दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार लोहरदगा जिले के चूल्हा पानी स्थान मुहाना, हुगली है। यह झारखंड की सबसे लंबी, सबसे बड़ी एवं सबसे प्रदूषित नदी है। दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदियां बराकर, कोनार, जमुनिया, बोकारो एवं कतरी है। दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका अपवास क्षेत्र हजारीबाग, चतरा, धनबाद, बोकारो, रांची, लातेहार तथा लोहरदगा है। झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल है, तो इसमें ऑप्शन गलत दिया था। जो एक्सप्लेन ऊपर में देखा उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दामोदर नदी झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है, जो दरार या भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। दामोदर नदी को दामोदा के रूप में भी जाना जाता है। दामू का अर्थ होता है पवित्र और दा का अर्थ होता है जल। दामोदर नदी पहले बाढ़ की विभीषिका के कारण काफ़ी भयंकर नदी थी, जिसके कारण इसे बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता था। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को शोक की नदी भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है? तो इसका आंसर है जो है
झारखंड से। दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले के कुड्डू प्रखंड के चूल्हे पानी गांव से होती है। झारखंड के विभिन्न जिलों से गुजरने के बाद यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तथा अंततः हुगली से मिल जाती है। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 592 किलोमीटर जो है दामोदर नदी की कुल लंबाई है। दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, लेकिन जो है यह झारखंड में इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 290 किलोमीटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दामोदर नदी डैश से होकर नहीं बहती है। तो पश्चिम सिंहभूम में जो है यह नदी नहीं जाती है, हजारीबाग धनबाद गिरिडीह से होकर बहती है। दामोदर नदी झारखंड के लोहरदगा झारखंड की जो दामोदर नदी है लोहरदगा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, बोकारो, गिरिडीह तथा धनबाद जिलों से होकर गुजरती है। बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 225 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। बराकर नदी का उद्गम जो है पद्मा, हजारीबाग, छोटा नागपुर का पठार से होती है। इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। इसकी मुहाना दामोदर नदी है। बराकर नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन साहित्यों में मिलता है। इस नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथन बांध के पास माँ कौलेश्वरी मंदिर स्थित है। इसकी जो है अपवास क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह तथा धनबाद है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ उसरी तथा बरसोती है। इस नदी पर 2 प्रमुख डैम तिलैया तथा मैथन डैम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बराकर नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो इसका आंसर है पद्मा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। केशो, अक्टो, गुरियो, गुखाना नदी डैश नदी की मुख्य उपनदियाँ हैं। तो इसका आंसर है बराकर नदी की। केशो, अक्टो, गुरियो तथा गुखाना आदि बराकर नदी की मुख्य उपनदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा नदियों और उनके मूल का सही मिलान नहीं है? तो टैगोर पहाड़ी से दक्षिण कोयल नदी, ये गलत है, ये जो है गलत है, बाकी सभी सही है। देखते हैं हम लोग सही। तो मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थल है त्रिकुट पहाड़ी, अजय का मुंगेर और दामोदर छोटा नागपुर पठार, दक्षिणी कोयल छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? तो इसका आंसर है रांची के पठार के मध्य से। उत्तरी कोयल नदी रांची पठार के मध्य भाग से उद्भूत होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ औरंगा एवं अमानत है। उत्तरी कोयल नदी का मुहाना सोन नदी है। इसकी अपवास क्षेत्र लातेहार, पलामू और गढ़वा है। इसकी कुल लंबाई 255 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? तो इसका आंसर है दुधवा पहाड़ी से। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी, दुमका एवं मुहाना, हुगली, पश्चिम बंगाल है। इसकी सहायक नदियाँ गुमरो और एरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शंख नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर है गुमला नदी, शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला है। शंख नदी गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड की पहाड़ी से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर प्रखंड से होते हुए यह नदी ओडिशा में प्रवेश करती है। उड़ीसा में यह दक्षिण कोयल से मिल जाती है तथा ब्राह्मणी के नाम से पुकारी जाती है। झीक, दाह, बासा, चिर्रा, छिंदा, बंदर जोर, डेंगोजोर, सप्ती, कोदारी, पालमारा, लुर्गी आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। शंख नदी की कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। इसका अपवास क्षेत्र गुमला और सिमडेगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है? तो इसका आंसर है ये सभी जो है बहती है। उपर्युक्त सभी नदी जो है छोटा नागपुर पठार से होकर प्रवाहित होती है, उत्तरी कोयल भी और स्वर्णरेखा बराकर भी। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किउल नदी झारखंड के डैश जिले से निकलती है? तो इसका आंसर है गिरिडीह जिले से। और किउल नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है झारखंड में डैश ब्लॉक गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है? तो किस ब्लॉक से? भंडरिया ब्लॉक से, भंडरिया प्रखंड से जो है गढ़वा जिले में प्रवेश करती है। कन्हर नदी की उत्पत्ति सरगुजा छत्तीसगढ़ से होती है। यह नदी झारखंड में गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड से प्रवेश करती है तथा यह पश्चिम में जो है इसके बाद देखते हैं, आगे यह रंका प्रखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। धुरकी प्रखंड में प्रवेश करती है तथा यह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है तथा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखते हैं, गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले 2 मुख्य जलपोतों का नाम क्या है? तो इसका आंसर है बराकर और सकरी नदियाँ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गिरिडीह शहर उसरी नदी के तट पर स्थित है। यह बराकर नदी की मुख्य सहायक नदी है। उसरी नदी पारसनाथ पहाड़ी से शुरू होती है और बराकर में जाकर मिलती है। उसरी के अलावा बराकर और सकरी नदियाँ गिरिडीह जिले में बहती है। नेक्स्ट है
1 नंबर क्वेश्चन, देवघर से किस नदी का उद्गम होता है? तो इसमें जो है ऑप्शन गलत दिया था, इसको हम लोग देखते हैं एक्सप्लेन को। अजय नदी का उद्गम स्थल जमुई मुंगेर बिहार से है। अमानत नदी चतरा, औरंगा नदी किसको लोहरदगा, बैतरणी नदी ओडिशा से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग झारखंड की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में देखते हैं। मैथन बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर है बराकर नदी पे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। धनबाद जिला में बराकर नदी पर स्थित मैथन बांध राज्य का सबसे बड़ा बांध है, जिसकी ऊंचाई 165 फीट है। यह दामोदर घाटी निगम में सबसे बड़ा जलाशय है। इसका अपना भूमिगत बिजली स्टेशन है, जो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में पहला भूमिगत बिजली स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथन डैम निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है धनबाद में। मैथन डैम जो है धनबाद जिले में स्थित है। मैथन बांध निम्न में से स्थित है कहाँ? तो ये धनबाद में है। दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के तहत मैथन बांध का निर्माण बराकर नदी पर धनबाद जिले में 1958 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथन डैम कब और किस नदी पर बना? तो इसका आंसर है बराकर नदी पर 1958 में। नेक्स्ट देखते हैं, दामोदर घाटी निगम डैश को अस्तित्व में कब आया? तो इसका आंसर है 7 जुलाई। इसका जो आंसर है दामोदर घाटी निगम जो है 7 जुलाई 1948 ईस्वी में जो है ये दामोदर घाटी निगम यानी DVC की स्थापना 7 जुलाई 1948 ईस्वी में की गई। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? तो 1948 में। दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 8। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बांध, 6 जल विद्युत गृह, 3 तापीय विद्युत केंद्र तथा 1 अवरोधक बांध का निर्माण किया गया है, इसे याद रखेंगे। झारखंड राज्य में कितनी बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं? तो इसका आंसर है 8। झारखंड राज्य में बृहद सिंचाई परियोजना औरंगा जलाशय परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना, बताने परियोजना, अजय प्राज परियोजना, गुमानी जलाशय परियोजना, पुनासी जलाशय परियोजना, कांची बृहद सिंचाई परियोजना तथा स्वर्ण रेखा परियोजना है। तिलैया बांध यह नदी पर निर्मित है, किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं, तिलैया बांध बराकर नदी पर 1953 ईस्वी में बना। यह कोडरमा जिला में स्थित है। चांडिल डैम किस नदी पर है? तो इसका आंसर है स्वर्ण खरकई नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। चांडिल डैम स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत किया गया है। यह सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 220 मीटर है और इसके जल स्तर की ऊंचाई विभिन्न स्थानों से 190 मीटर है। चांडिल बांध के पास स्थित संग्रहालय में चट्टानों पर लिखी लिपियां हैं जो 2000 वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है? तो इसका आंसर है स्वर्ण रेखा नदी द्रोणी पर, और यह जो है इसका निर्माण 1982 से 83 में किया गया। नेक्स्ट है, तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा और हजारीबाग जिलों के निकट स्थित पहला बांध और जल विद्युत केंद्र है। ये किस जिले में, ये जिले किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर है अभ्रक भंडार के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, मैथन पावर लिमिटेड दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC और टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका आंसर है धनबाद में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले में और माझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है? तो इसका आंसर है गेतलसूद बांध, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गेतलसूद बांध और माझी रांची में स्थित है। यह कृत्रिम जलाशय है। यह डैम स्वर्ण रेखा नदी पर बना है। इसे 1971 ईस्वी में खोला गया था। यह डैम रुक्का डैम के नाम से भी जाना जाता है। अय्यर बांध डैश पर बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका अय्यर बांध का निर्माण जो है 1969 ईस्वी में दामोदर नदी पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर है कनाडा बांध, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मसानजोर डैम का निर्माण 1955 ईस्वी में मयूराक्षी नदी पर किया गया। दुमका जिला में स्थित इस बांध का निर्माण कनाडा के सहयोग से किया गया था। इसके कारण इसे कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है गिरिडीह जिले में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर है स्वर्ण रेखा नदी पर। पालना डैम स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। सरायकेला खरसावां जिले में स्थित पालना डैम का उद्घाटन 14 जनवरी 1983 ईस्वी को संयुक्त बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने किया था। झारखंड के जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि, तो प्रचुर मात्रा में जलप्रपात हैं इसलिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रचुर मात्रा में जलप्रपात यानी झरनों की प्रचुरता के कारण झारखंड अक्षय यानी नवीकरणीय संसाधनों से समृद्ध है। जल विद्युत एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है
जलप्रपात के मामले में पानी की गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा पहले पानी की गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। यह गतिज ऊर्जा एक जनरेटर द्वारा आंशिक रूप से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। हाल ही में झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने हरित पहल के एक हिस्से के रूप में जल विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए रांची में 4 झरनों सहित लगभग 1 दर्जन निकायों की पहचान की है। रांची में 4 झरने हैं। दशम, जोन्हा, हुंड्रू और सीता को इस पहल में शामिल किया गया है। रांची में जो है 4 झरनों को शामिल किया गया है। दशम, जोन्हा, हुंड्रू और सीता को इस पहल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं। इनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक झरने की संख्या है? तो इसका आंसर है रांची में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। झारखंड की राजधानी रांची को भारत में झरनों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो है हुंड्रू, दशम, जोन्हा, सीता जैसे कई झरनों से घिरा हुआ है। हुंड्रू रांची से कितनी दूर सड़क रास्ते से है? तो इसका आंसर है 45 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट देखते हैं, हुंड्रू जलप्रपात रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में रांची पुरुलिया मार्ग पर रांची मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर यानी 320 फीट है, जो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह झारखंड का दूसरा एवं देश का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हुंड्रू फॉल्स यानी हुंड्रू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है? हुंड्रू फॉल्स से कौन सी नदी गिरती है? तो इसका आंसर है स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? जल जो है 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, तो हुंड्रू जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 98 मीटर है, 320 फीट। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रांची के निकट अवस्थित हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग है, तो कितना है? तो इसमें ऑप्शन सही नहीं है, जो ऊपर दिया गया है व्याख्या उसको आप लोग याद कीजिएगा। स्वर्ण रेखा नदी हुंड्रू फॉल्स से कितनी ऊंचाई से गिरती है? तो इसका आंसर है 320 फीट। नेक्स्ट देखते हैं, हुंड्रू जलप्रपात की किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है स्वर्ण रेखा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण झरना शामिल है? तो इसका आंसर है मोतीझरा। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेन। साहिबगंज के राजमहल में स्थित मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई 46 मीटर यानी 150 फीट है। यह अजय नदी पर स्थित है। मोतीझरा जलप्रपात डैश नदी पर बना है, तो यह जो है अजय नदी पर बना है। नेक्स्ट है, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर है लोध या बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो है झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लोध या बूढ़ाघाघ जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा एवं देश का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह जलप्रपात लातेहार जिला के महुआ डांड प्रखंड में उत्तरी कोयल नदी की सहायक बूढ़ा नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 143 मीटर यानी 468 फीट है। इस जलप्रपात को लोध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसतन 468 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है? तो इसका आंसर है लोध या बूढ़ाघाघ जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज पार्ट 1 वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके बाद जो है पार्ट 2 और पार्ट 3 में कंप्लीट कर लेंगे झारखंड के भूगोल को। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध लोधा जलप्रपात बनता है? तो इसका आंसर है बूढ़ाघाघ नदी पर। लोध जलप्रपात का क्या नाम है? दूसरा नाम लोध जलप्रपात का दूसरा नाम जो है बूढ़ाघाघ जलप्रपात, और यह जो है बूढ़ाघाघ नदी पर अवस्थित है। तो आज जो है मेरा पार्ट 1 वीडियो झारखंड भूगोल का यहीं समाप्त होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो आप लोग मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने 5 मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों। और आप लोग जो है इसे कम्प्लीटली वॉच कीजिए और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।